अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमएफए का होमवर्क नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलीम लिमिटेड इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट एट सरप्लस फंड। एक कंपनी है कलीम लिमिटेड, उसके पास कुछ सरप्लस फंड है। अच्छा, वो ये चाह रही है कि वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे, उसको किसी उस फंड को जो सरप्लस फंड है उसको इन्वेस्ट करना चाह रही है। द कंपनी कैन ओनली इन्वेस्ट इन वन प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी किसी भी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, नहीं करनी है उसने मल्टीपल प्रोजेक्ट में, किसी भी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, इसी के नीचे सवाल में हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट ए बी सी डी, उसकी सारी डिटेल्स दी हुई है। लेकिन इन चारों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी भी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, वो हमसे मांग क्या रहा है, वो हमसे बोल रहा है कि सेलेक्ट वन बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी एक इन चारों में से जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट करके देना है और उसमें इन्वेस्टमेंट करवानी है। तो अब हमने करना क्या है कि इन चारों में से ये देखना है कि इन चारों में से बेस्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कैलकुलेशन करनी है, क्या कोई टेक्निक लगानी है, क्या करना है, आए देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं कौन कौन से। प्रोजेक्ट ए है, बी है, सी है और डी है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट हमने देख लिया कि प्रोजेक्ट ए बी सी डी, इसकी हमें इन्वेस्टमेंट पता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है डे 1 पे, मतलब हमने कितने पैसे इसमें लगा सकते हैं। चारों की अमाउंट सेम नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट ए बोल रहा है मुझे 150 रुपये दो, प्रोजेक्ट बी बोल रहा है दूसरा प्रोजेक्ट कि मुझे 200 रुपये दो, अलग अलग अमाउंट है सबकी। ठीक है, तो हमने अलग अलग अमाउंट है सबकी नोट डाउन कर लेनी है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए में कितनी बोल रहा है, कितनी कर सकते हैं, मतलब कितनी करनी है हमें, अगर हम इन्वेस्ट करें तो 1.245 मिलियन। प्रोजेक्ट बी में इसी तरह से 1.650 मिलियन। प्रोजेक्ट सी में 1.754 मिलियन और प्रोजेक्ट डी में 1.345.5 मिलियन। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया कि कितनी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है डे 1 पे। ठीक है, हमने कितने पैसे उस प्रोजेक्ट में देने हैं। अब हमें उसने सवाल में ही बताया हुआ रिटर्न कि हमें टोटल उस प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा। सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, टोटल की बात कर रहा है, जो हमने दिए हैं उस समेत जो हमें टोटल जो इन्वेस्ट प्रोजेक्ट से मिल रहा है। ठीक है, कितने भी साल का, कितने भी महीनों का प्रोजेक्ट है, टोटल जितने टाइम में हमें वो मिलेगा, वो रिटर्न कितना है। तो वो रिटर्न जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा, क्योंकि किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस सवाल में जो है वो हर प्रोजेक्ट का ज़्यादा है। ठीक है, तो हम रिटर्न नोट डाउन कर लेते हैं कि रिटर्न हर प्रोजेक्ट से हमें कितना मिल रहा है। प्रोजेक्ट ए जो रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है 1.3446 मिलियन। अच्छा, प्रोजेक्ट बी हमें दे रहा है 1.798 मिलियन और इसी तरह से प्रोजेक्ट सी हमें दे रहा है 1.964 मिलियन और प्रोजेक्ट डी हमें दे रहा है 1.544 मिलियन। ठीक है, हमने नोट डाउन कर लिया चार प्रोजेक्ट में कितनी कितनी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट, और उससे हमें कितना कितना रिटर्न मिल रहा है, उसका रिटर्न। ठीक है। अच्छा, अब एक बिल्कुल सिंपल सी बेसिक चीज़ कि हम कुछ पैसे दे रहे हैं और कुछ हमें पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो हम दे रहे हैं और रिटर्न जो है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, हम इसका नेट कर लेते हैं कि हमें कितना का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट हमें हमारी इन्वेस्टमेंट से कितना ऊपर पैसा हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, हमारा यानी कि प्रॉफिट समझ लें कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है किस प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, रिटर्न माइनस इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट ए हमें 99,600 का रिटर्न दे रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, रिटर्न हमें जितना भी दे रहा है 1.344 मिलियन का, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट से एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है, 99,600 प्रॉफिट हो रहा है हमारा। इसी तरह से बाकी के चारों प्रोजेक्ट्स में, बाकी के तीनों प्रोजेक्ट्स यानी कि टोटल चारों प्रोजेक्ट्स में हमें जो हमें रिटर्न मिल रहा है, इनकम मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो है 99,600। प्रोजेक्ट बी में मिल रहा है 1.48,500। उसके बाद प्रोजेक्ट सी से हमें मिल रहा है 2,10,000 ऑलमोस्ट, और प्रोजेक्ट डी भी ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस सिर्फ इनकम को देखें, ठीक है, आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आगे किसी बंदे ने एमएफए नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, उसको कुछ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन वो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है या किसी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको कैलकुलेशन करनी होगी इस चीज़ की, तो वो जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जितने पैसे देने हैं, ठीक है, कैश गयो माइनस कैश आयो,
तो उसका प्रॉफिट, उसकी बेसिस पे वो सारा डिसीजन करेगा, ठीक है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की उसने और जो इन्वेस्टमेंट उसको रिटर्न उसको मिला, उन दोनों का नेट करेगा, प्लस माइनस करेगा, और जो उसके पास अमाउंट आ जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा उसको पैसा मिल रहा होगा उसमें इन्वेस्टमेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमने इसके आगे भी चीज़ें देखनी हैं, ठीक है। अगर हम इतना ही करें और इससे आगे कुछ ना करें, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस प्रोजेक्ट से आ रहा है? प्रोजेक्ट सी से, ठीक है। हमें बज़ाहिर दिख रहा है कि वो प्रोजेक्ट सी हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, जो कि है 2,10,480 रुपये का, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी कंसिडर करी नहीं है हमने, ठीक है। हमने और भी फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने हैं, ठीक है। अगर हम इस इनकम को, ये इनकम जो हमने लिखी हुई है, प्रॉफिट जो हमने लिखा हुआ है, ये तो टोटल इन टर्म्स ऑफ अमाउंट है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज किसकी? इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी डे वन पे, ठीक है। अगर हम ये देखें कि उस इन्वेस्टमेंट का कितने परसेंट हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो कितना, किस कंपनी का, किस प्रोजेक्ट का कितना है, अगर हम ये देखें तो प्रोजेक्ट ए हमें बताएगा कि उसने 8% का रिटर्न दिया। 8% किस चीज़ का? इन्वेस्टमेंट के अमाउंट का, जो हमने डे वन पे पैसे दिए थे उसका 8% हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसी तरह से प्रोजेक्ट बी, सी और डी, प्रोजेक्ट बी बोल रहा है कि हमें 9% का रिटर्न मिला, प्रोजेक्ट सी बोल रहे हैं मुझे 12% का, उससे 12% का रिटर्न मिलेगा, और प्रोजेक्ट डी से 15%। अच्छा, अगर हम यहाँ तक रहें, ठीक है, अगर मतलब किसी ने एमएफए पढ़ी है लेकिन हल्की फुल्की पढ़ी है, इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा, समझ के नहीं पढ़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं है, तो वो इतना कर लेगा, ठीक है। लेकिन उसकी बेसिस पे अगर वो डिसीजन देगा तो वो भी गलत होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोजेक्ट डी हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, जो कि 15% का दे रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट सी अब अमाउंट में ज़्यादा था लेकिन परसेंटेज में कम है, ठीक है, 12% हो गया। जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसका 12% है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट डी है वो अपनी, जो हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी उसका 15% रिटर्न दे रहा है, सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो क्या हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, अभी सारे फैक्टर्स नहीं हुए, हमने सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर हमने डिसीजन देना है, ऐसे डिसीजन नहीं दे सकते। अब क्या फैक्टर रहता है? एक टाइम। अब हम सवाल में उसने दिया हुआ भी है, थोड़ी अजीब सी चीज़ लग रही है, लेकिन सवाल में उसने दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट ए के 5 महीने हैं, प्रोजेक्ट बी के 8 हैं। ये क्या चीज़ है? ये प्रोजेक्ट ए में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो 5 महीने की इन्वेस्टमेंट है, 5 महीने बाद तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा। प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट करोगे 8 महीने बाद रिटर्न मिल जाएगा, प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्टमेंट करोगे 6 महीने बाद रिटर्न मिल जाएगा, प्रोजेक्ट डी में इन्वेस्टमेंट करोगे 12 महीने बाद इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड, ये टेन्योर ये बता रहा है, ठीक है। तो हमने इस फैक्टर को भी कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि 8% का जो प्रोजेक्ट ए रिटर्न दे रहा है वो पूरे साल का रिटर्न नहीं है, वो सिर्फ 5 महीनों का रिटर्न है। अगर हम उसको एक ये चेक करें कि वो जो 8% का रिटर्न है वो 5 महीनों का है, तो वही सेम अगर हम देखें कि 1 साल अगर उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते रहें तो वो कितना परसेंट रिटर्न देगा। अब ये देख लेते हैं हर प्रोजेक्ट का। इसके लिए हम करेंगे ये कि सिंपल 8% को डिवाइड करेंगे उसके टेन्योर से, कि उसका टेन्योर कितना है 5 महीने का, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 5 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट 5 महीने का है, 8% का रिटर्न दे रहा है 5 महीनों में। अगर हम उसमें 12 महीने इन्वेस्ट करें तो कितना रिटर्न देगा? 19%, ठीक है, 19% का रिटर्न देगा। इसी तरह से अगर हम नीचे तक जाएँ, अच्छा, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन सा दे रहा है? प्रोजेक्ट डी, 35% का। अच्छा, लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि इसमें सबको 5% 5 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, जो प्रोजेक्ट बी है उसमें कितने, उसका टेन्योर कितना है? 8 महीने का, तो उसमें हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में 8 महीने, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रोजेक्ट सी 6 महीने का है तो वहाँ पे हम रखेंगे 6, और प्रोजेक्ट डी जो है वो 12 महीने का, इसमें रखेंगे हम 12, ठीक है। प्रोजेक्ट ए हमें क्या, अब क्या दिख रहा है हमें कि प्रोजेक्ट ए 19% का रिटर्न दे रहा है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट ए 8% का रिटर्न दे रहा था वो था 5 महीनों का, ठीक है। 5 महीनों बाद तुम्हें 8% रिटर्न मिल जाएगा तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट का। लेकिन अगर तुम उसको पूरे साल इन्वेस्टमेंट करोगे, उसमें पूरे साल इन्वेस्टमेंट करके रखोगे, 12 महीने करके रखोगे, तो एक साल का रिटर्न कितना मिलेगा? 19% का। प्रोजेक्ट बी दे रहा है तुम्हें 9% का रिटर्न, लेकिन कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए, ठीक है। तुम अगर उसी प्रोजेक्ट में पूरे साल यानी कि 12 महीने इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो तुम्हें पूरे साल का रिटर्न कितना मिलेगा? तुम्हें मिलेगा 14% का रिटर्न। किसकी परसेंटेज? इन्वेस्टमेंट की अमाउंट की। इसी तरह से प्रोजेक्ट सी दे रहा है तुम्हें 24% का रिटर्न पूरे साल का। 12% रिटर्न दे रहा है वो, लेकिन 5 महीनों का है, 6 महीनों का है वो, ठीक है। अगर हम पूरे साल पे उसको अप्लाई करेंगे तो वो कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है? 24% रिटर्न दे रहा है। इसी तरह से प्रोजेक्ट डी, अच्छा प्रोजेक्ट डी में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा हमें। प्रोजेक्ट डी का जो है वो पहले भी 15% था, अब भी 15% है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट डी तो है ही 12 महीनों का, 1 साल का,
प्रोजेक्ट डी जो 15% पहले रिटर्न दे रहा था वो था ही 12 महीने का। उसको अगर टेन्योर देखें सवाल में प्रोजेक्ट डी का तो वो 12 महीने है, ठीक है। उसने पूरे जो अमाउंट उसको जो रिटर्न उसने देना है वो 12 महीनों बाद ही देना है, ठीक है। इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि हमने जो ऊपर वाले 3 है उसको तो कन्वर्ट किया 12 महीनों में, लेकिन जो ऑलरेडी 12 महीनों का प्रोजेक्ट है उसको तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, वो तो सेम ही रहेगा। तो अगर हम इसकी बेसिस पे देखें जहाँ पे हमारे सारे फैक्टर्स हमने कंसिडर कर लिए हैं, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन सा प्रोजेक्ट दे रहा है, तो वो है प्रोजेक्ट नंबर सी, जो कि हमें दे रहा है 24% का रिटर्न। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि सबसे ज़्यादा रिटर्न 24% दे रहा है प्रोजेक्ट सी, तो हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रोजेक्ट नंबर सी में। आई होप कि ये अच्छे से सवाल सॉल्यूशन इसका समझ में आ गया होगा, कोई इसमें टेक्निकलिटीज़ नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।